विमल जी, पत्रकारिता और सत्ता के संबंधों को आप किस रूप में देखते हैं? साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि अंग्रेजी और हिंदी की पत्रकारिता में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, जो सत्ता है उसका शुरू से ही काम यह रहा है कि वह अपने गलत सलत कार्यों को भी महिमा मंडित करते रहे और इस देश में एक झूठ का नैरेटिव तैयार करता रहे। यही कारण है कि पत्रकारिता जो है उसका एक विपक्ष है, वो एक शाश्वत विपक्ष है। चाहे सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, यहाँ तक कि वाम दल की भी सरकार हो, पत्रकारिता का काम उसके किए गए अपराधों पर पर्दा डालना नहीं है, उसको एक्सपोज करना है। समाज में जिस तरह के अंतर्विरोध हैं उसकी पड़ताल करना है और गरीबों और मज़दूरों के साथ हो रहे जो अन्याय है उसके बारे में आवाज़ उठाना है और लोगों को जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जो अधिकार से वंचित हैं, उनको अधिकार दिलाना भी काम है। तो ये तो मूल रूप है सत्ता का चरित्र और पत्रकारिता का क्या स्वरूप होना चाहिए। अब सवाल है कि सत्ता और पत्रकारिता का संबंध क्या रहा है। भारत में सत्ता और पत्रकारिता का संबंध शुरू में उतना आपसी का गठजोड़ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पत्रकारिता और सत्ता के बीच में एक नेक्सस भी बनता गया है। हालांकि जब नेहरू जी थे उस ज़माने में भी लोहिया ने लिखा है कि जब मैंने संसद में बहस चलाई थी कि नेहरू जी पूरी दुनिया के सबसे अमीर प्रधानमंत्री हैं और उन पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, तो लोहिया जी ने लिखा है कि जब मैं कोई बात बोलता हूँ तो उसको अखबार वाले उतनी प्रमुखता से नहीं छापते हैं, लेकिन नेहरू जी जब कोई बात बोलते हैं तो उसको काफ़ी प्रमुखता से छापा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भी जो लोग नेहरू की सत्ता का विरोध करते थे उसको मीडिया उतनी स्पेस नहीं देता था, उतनी तवज्जो नहीं देता था। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि बाद में खासकर इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने एक सत्ता के खिलाफ एक मोर्चा बनाया और जेपी आंदोलन में आपने देखा होगा कि इंडियन एक्सप्रेस ने खुलकर लिखा और आज भी इंडियन एक्सप्रेस अपेक्षाकृत अन्य अखबारों की तुलना में बहुत अच्छी स्टोरी देता है, बहुत अच्छी खबरें देता है। और एक तरह का अभी कहा जाए तो आदर्श अखबार कोई है तो इंडियन एक्सप्रेस ही है, और इसके बाद एक टेलीग्राफ। ये दो एक अखबार हैं जो बहुत सारे सवालों को उठाते हैं। उनके संपादकीय पेज देख लीजिए, उनके जो एडिटोरियल है वो देख लीजिए। उसकी तुलना में अगर कहा जाए हिंदी के अखबारों में, तो अब हिंदी के अखबारों में बहुत ही गिरावट है। वो यहाँ तो चीज़ें छप जाती हैं, बहुत सारे अखबार तो एजेंसी की खबरें लगाते हैं। अच्छा, उससे बात है ढांचा है वो बहुत मजबूत नहीं है। हिंदी की पत्रकारिता का ढांचा ही मजबूत है, उतने उनके पास रिपोर्टर नहीं हैं, उनके पास उतने ढांचागत सुविधाएं भी नहीं हैं। एक अंग्रेजी का पत्रकार को जितनी सैलरी है उतनी सैलरी हिंदी के पत्रकारों को भी नहीं है। एक अंग्रेजी के पत्रकार कोई कवर करने जाता है तो 5 स्टार होटल में उसको ठहरने की सुविधा मिलती है, या बहुत विमान से जाता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हिंदी के पत्रकार जो है उसको ये सुविधाएं नहीं मिलती है। वो कभी ट्रेन से जाता है, कभी बस से जाता है, वो किसी सामान्य सस्ते होटल में ठहरता है। तो जितना खर्च पैसा कीजिएगा उतनी अच्छी स्टोरी भी आपको मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ उनका जो बैकग्राउंड है अंग्रेजी के पत्रकारों का और हिंदी के पत्रकारों का, उसमें भी बहुत फ़र्क है। हालांकि हिंदी के ज़्यादातर पत्रकार जो पहले थे वो तो जन संघर्षों से निकले हुए पत्रकार थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हिंदी के पत्रकार जो हैं वो जन संघर्षों से निकले हुए पत्रकार नहीं हैं, वो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन या किसी और पत्रकारिता के संस्थान से निकले हुए हैं, जिन्होंने जीवन में उस तरह का संघर्ष नहीं किया या वो उस तरह की चीज़ नहीं देखा। और आप तो पत्रकारिता का ऐसा स्टेटस सिंबल बन गया है कि अमीर घरों के लड़के और लड़कियां भी पत्रकारिता मानने लगे हैं। इसलिए उनको मालूम ही नहीं है उन कस्बों की क्या स्थिति है, उन गाँव की क्या स्थिति है। उन्होंने खेत देखा नहीं, किसानों की समस्या नहीं समझते हैं, इसलिए उनके सोच में और उनके दृष्टिकोण में बड़ा फ़र्क है। तो ये दो तो फ़र्क है ही है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि हिंदी में कुछ अच्छा नहीं लिखा गया। हिंदी में बहुत सारे पत्रकारों ने बहुत अच्छा लिखा है। मंगलेश डबाल ने जिस तरह के संपादकीय लिखे या जिस तरह की भाषा लिखी, विष्णु नागर ने लिखा,
आनंद प्रधान ने आर्थिक रिपोर्टिंग पर या समाचारों पर या संपादकीय लेख लिखे, हरिमोहन मिश्र हैं, कई ऐसे लोग हैं, सत्येंद्र रंजन हैं, प्रियदर्शन हैं, ऐसे तमाम पत्रकार हैं जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छा लिखा और उच्च स्तरीय भी लिखा, है ना। तो ये बात है कि हिंदी और अंग्रेजी का फ़र्क ये है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी थोड़ी बेहतर स्थिति में है। आप देखिए डिफेंस का वहाँ पर एक कॉरेस्पॉन्डेंट है ना, लेबर कवर करने का कॉरेस्पॉन्डेंट है, एजुकेशन कवर करने का कॉरेस्पॉन्डेंट है। हमारे यहाँ चैनल में क्या होता है कि वही पत्रकार अभी एजुकेशन कवर कर रहा है, वो डिफेंस भी कवर कर रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कवर कर रहा है। तो सोचिए एक पत्रकार का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं बनता है वो। लेकिन अंग्रेजी में ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से नवहार टाइम्स के पहले पत्रकार होंगे रंजीत कुमार, जो एकमात्र हिंदी में डिफेंस कवर करते थे। इवन एग्रीकल्चर कवर करने वाले पत्रकार बहुत कम हैं हिंदी में, संस्कृति को कवर करने वाले पत्रकार कम हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसके इन्वायरमेंट को कवर करने वाले पत्रकार बहुत कम हैं। उनका बीट जरूर है, लेकिन वो बाकायदा उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ही वर्कलोड है, इतने बीट कवर करते हैं कि कोई पत्रकार चाहे भी तो मैंने क्या कर सकता है। और अगर पत्रकार वो करता भी है तो वो आता है जब अखबार में रिपोर्ट देने के लिए, तो क्या भाई वहाँ स्पेस ही नहीं है। जो अंग्रेजी के अखबार जो स्पेस देते हैं, जितने पेजेज हैं उतने पेज तो हिंदी के अखबार के पास भी नहीं है। तो ये भी कारण है कि बहुत सारे पत्रकार हिंदी के जो अच्छा करना चाहते हैं उनके पास ये स्पेस ही नहीं है, और जो संपादक है उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। आप देखिए राजकमल झा जिस तरह से निकाल रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी में इतने सारे संपादक हैं, उनके पास वो दृष्टि नहीं है। एक मेहनत होती है, एक तैयारी होती है, वो तैयारी नहीं है हिंदी के पत्रकारों के पास। आज ज़्यादातर स्थिति है कि हिंदी के पत्रकारों को सैलरी कम मिलती है, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। आपने डेली खबर पढ़ते होंगे, इस अखबार से ये पत्रकार हटा देंगे, इस अखबार से ये चैनल से वो पत्रकार हटा गए। एक अस्थिरता का माहौल पूरा मीडिया में आ गया है, कोई अस्थायित्व नहीं है, बहुत ही एनार्की फैल गई है। इसलिए जो पूरी पत्रकारिता है बहुत ही एनार्की की स्थिति में आ गई है। ये मूल कारण है ये।